क्लासेज में। और इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको हर जगह हर चैप्टर में, ये ऐसा चैप्टर है कि आपको हर चैप्टर में कूद के मिल जाता है। यानी कि इस क्वेश्चंस में जो द्विघात समीकरण को मूलों को ज्ञात करने की प्रक्रिया है वो आपको हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में या फिर बहुपद वाले में, हर एक चैप्टर में आपको इससे मिलने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यह एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोग जब तक पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन को देखने को मिलेगा और उसको सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि कहा जाए द्विघात समीकरण जो एक ऐसा चैप्टर होता है कि हर एक स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और यदि आप इसको सीख जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, इसके मूलों को ज्ञात करने की प्रक्रिया को आप जान जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी चैप्टर में आता है। और यदि आप लोग इस मूलों को ज्ञात करने की प्रक्रिया को, यानी कि समीकरण में मूलों को निकालने की प्रक्रिया को आप नहीं जान पाते हैं, तो आपको सबसे डिफिकल्ट यदि कोई क्वेश्चन लगेगा तो द्विघात समीकरण लगेगा। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए कि अभी तक आप जितना भी द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए सीखे होंगे या फिर जितना भी वीडियो देखे होंगे द्विघात समीकरण का या फिर जितने भी तरीके आप सीखे होंगे, दिल से बता रहा हूँ कि आज इससे बेहतरीन तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप कुछ देर तक बस आप वीडियो पे बने रहिए और यदि आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो आप फुल वीडियो देखिए। लेकिन मेरे कहे हुए बात पे यकीन करके आप कुछ मिनट तक इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो सही मेथड है, जो सही तरीका है, वो क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सेशन में चलते हैं और सेशन में कुछ बेसिक को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका बेसिक क्या है। ठीक है, देखिए लिखा गया प्रश्नावली 4.2 यानी कि 4.2 है और इसमें लिखा गया द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। तो मेरे दोस्त, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। जो प्रथम विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, और जो द्वितीय विधि है, दूसरे विधि जो होती है, दूसरा नंबर का जो तरीका होता है वो होता है द्विघात सूत्र या सिद्धराचार्य सूत्र। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूलों को हम लोग दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो विधि है गुणनखंड विधि और जो दूसरा विधि है वो द्विघात सूत्र या फिर सिद्धराचार्य सूत्र। दोनों बात एक ही है, दोनों का एक ही फार्मूला होता है। लेकिन इस वाले सेशन में, इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग ओनली वन सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखिए, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान देना होता है। कुछ बातों को ध्यान देने का मतलब यह होता है कि यदि हमको कोई बड़ा कार्य करना है तो उसमें छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देना होता है। मतलब यह है कि उन चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है जिन चीज़ों की कमी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यदि हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ जानकारियां होती हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी होती है। और यकीन मानिए कि वही वह फैक्ट होते हैं जिनके जरिए से हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों को गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि हम उन 3-4 पॉइंट्स को नहीं जानेंगे तो मैं लिख कर बता रहा हूँ कि आप कभी भी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात नहीं कर पाएंगे अच्छे से किस गुणनखंड विधि से। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए जो सबसे पहली बात होती है वह होती है कि दिए गए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, समीकरण को, यानी कि जो समीकरण दिया गया है, समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना। यानी कि आपका जो समीकरण है उसको आप चेक करेंगे कि क्या वह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है या नहीं है।
यदि आपका दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले उस दिए गए समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना ही है। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो दूसरा नंबर का पॉइंट होता है वह यह होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, ए और सी का गुणा, ए और सी का गुणा करते हैं और जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है, सपोज दैट हम लोग ए और सी का गुणा किए तो हमें डी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जो भी संख्या हमारा प्राप्त होती है यानी कि डी का तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा, डी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। मतलब ये समझिए कि सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम चेक करेंगे कि क्या वह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है या नहीं है। यदि उस रूप में है तो ठीक है, और यदि नहीं है स्टूडेंट तो सबसे पहले हमको उस रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट ए और सी, इसको देखिए, ए और सी का मतलब क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणक रहेगा उसका और जो सी रहेगा दोनों का हम लोग गुणा करते हैं। अब गुणा करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर जो हमारा पॉइंट है वह यह होता है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद से अंतिम पद के चिन्ह को देखते हैं। अंतिम पद के चिन्ह को देखते हैं, चिन्ह को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, और पांचवा नंबर पॉइंट है, यदि धन रहता है तो जोड़कर बैठाते हैं और यदि ऋण रहता है तो घटाकर बैठाते हैं। ये हम लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ आपको बता दे रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि ये 4 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको जानना आपको भी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इस वाले सेशन में, इस वाले वीडियो में हम आपको एक ही 2 क्वेश्चंस को कवर करा पाए, लेकिन वही 1-2 क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे मेरे दोस्तों, तो यकीन मानिए आप कभी भी द्विघात समीकरण से भागेंगे नहीं। आप कभी भी द्विघात समीकरण के मूलों को गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए परेशान नहीं होंगे। आपको ऐसा सॉलिड तरीका बताऊंगा कि आप हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन में, और पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग यह देखते हैं कि क्या जो दिया गया समीकरण है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है या नहीं है। तो देखिए हमारा जो दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। ठीक है, तो दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे, ए और सी का गुणा करेंगे। ए और सी का मतलब क्या होता है, एक बात मैं और आपको बता दूं, एक्स्ट्रा नॉलेज बता दूं, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसको ठेठ भोजपुरी भाषा में आद्य अंत का सवाल भी कहते हैं। यानी कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोग के गुरु जी बोला करते थे कि बचवा आद्य अंत का सवाल आता है या नहीं, तो हम लोग इसको आद्य अंत के सवाल से ही जानते थे, आद्य अंत के क्वेश्चन से ही जानते। देखिए नाम में भी काम छिपा है, नाम में आपका एक फैक्ट छिपा हुआ है, नाम में भी आपका एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है, यदि आप उसको जानेंगे तो कहेंगे हाँ ये बात सही है। देखिए हमारे गुरु जी कहा करते थे आदि और अंत का सवाल है, और हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का सवाल है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आदि और अंत का मतलब ये होता है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आदि मतलब शुरू और अंत मतलब लास्ट, शुरू और लास्ट वाले पदों का बहुत ही महत्व होता है। देखिए आदि मतलब शुरू के और अंत मतलब लास्ट के, दोनों पदों का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और देखिए लास्ट, शुरू वाले और लास्ट वाले पद का ही गुणा करते हैं तो हमें नया जो अंक प्राप्त होता है उसका गुणनखंड करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन इस द्विघात समीकरण को ठेठ भोजपुरी भाषा में आदि अंत का सवाल भी कहा जाता है। चलिए आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, और आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा कि वाकई में वो तरीका क्या है जिसके जरिए से हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव। सबसे पहले हम लोग देखिए ए और सी का गुणा करेंगे, ए और सी। तो हमारा ए जो है वहां पर जब कुछ नहीं रहता है तो क्या मान लेंगे, एक। यहाँ पर देखिए ए की जगह कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे, एक। यानी कि 3 का गुणा हम लोग एक में करेंगे, और गुरु जी के हिसाब से आदि और अंत,
आदि मतलब शुरू वाले और अंत मतलब लास्ट वाले का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 1 मान लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं तो 1 मान लीजिए, ठीक है। आदि और अंत का गुणा कर दीजिए तो हमारा जो प्राप्त अंक हो गया 3, यानी कि डी हमें कितना मिलेगा 3। अब हम लोग 3 का गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है कि जो 3 है एक बाहुबली नंबर है। क्या है? बाहुबली नंबर। बाहुबली नंबर का मतलब कि उसको सिर्फ ये 2 ही लोग काट सकता है, एक तो कटप्पा 1 और एक वो स्वयं। या तो बाहुबली कटप्पा के द्वारा मार दिया जाए या फिर वह बाहुबली स्वयं मार कर मार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, जो हमारा तीसरा 3 है ये हमारा एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 से काटेंगे 3 आएगा और 3 एकम 3। तो हमारा ए और सी का गुणा करके डी प्राप्त कर लिए। जो हमारा डी है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड हम कर दिए। अंतिम पद के चिन्ह को देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, सब लोग यहीं पे आके फंस जाता है। जो कहा जाता है ना चौथा नंबर है, ये इसी को हम लोग कहते हैं राम बाण। क्या है जी? राम बाण है। यहीं पे आके लोग फंस जाता है। फंसता ये है कि लास्ट वाले चिन्ह को नहीं देखता है। और हम आपको बता रहे हैं कि लास्ट वाले चिन्ह को देखिए, यदि लास्ट का चिन्ह धन में है तो बीच वाले पद को इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको जोड़कर बैठाना होता है। और यदि लास्ट का चिन्ह माइनस में होता है तो हम लोग इन्हीं अंकों का प्रयोग करके घटाकर इस बीच वाले पद को बैठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 और 1 है, ठीक है, यानी कि 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे थोड़ा देखिए तो अगर जो हम लोग 3 में 1 को जोड़ते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा 4। मतलब यह है कि, और जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि लास्ट का चिन्ह क्या है हमारा, देखिए लास्ट का चिन्ह हमारा धन का है। किस चीज का है? धन का, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। और यदि लास्ट का चिन्ह हमारा घटाना रहता तो हम इस अंकों का प्रयोग करके घटाकर 4 लेना होता है स्टूडेंट्स। यही तो जानने की बात है और लोग इसी में कंफ्यूज है, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट का चिन्ह है, वो धन है, इसीलिए हम इन अंकों का प्रयोग करके जोड़े हैं और जोड़कर 4 लाए हैं। आपको भी यदि धन रहेगा तो जोड़ के लाना होगा बीच वाला पद, और यदि घटाना रहेगा तो घटाकर लाना होगा बीच वाला पद, ठीक है। तो हम जोड़ कर ला दिए। ये कहने का मतलब यह है कि जहाँ 4 है वहां पर हम 3 और 1 लिख सकते हैं, 3 धन 1 लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्टेप और देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के जगह पर हमें क्या लिखना है, 3 धन 1, 3 धन 1 हो गया। और यह जो यक्स है, देखिए यह जो यक्स है यह गुणे के रूप में है, तो हम लोग यहाँ पर गुणे के रूप में यक्स को लिख दिए और प्लस 3 कर दिए और बराबर में क्या कर दिए, 0 कर दिए। बस यहाँ तक हमें स्ट्रगल करना था, मेहनत करना था, जांचना था, भी इसका काम खत्म। अब जो आएगा हम लोग अपने नॉलेज के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखेंगे। पहले एक्स गुणे के रूप में है तो इस एक्स का हम दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए गुणा करते हैं। एक्स का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस किसी भी संख्या का 1 में गुणा होता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो यानी कि x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही मिलेगा और प्लस 3 बराबर 0। देखिए बिल्कुल बेसिक मेथड है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको, बिल्कुल 0 से। अब क्या हम लोग करेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है कि जब किसी भी ब्रैकेट्स के पहले माइनस का चिन्ह होता है, किसी भी ब्रैकेट्स के पहले माइनस का चिन्ह होता है और उस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्लस रहता है तो उसको माइनस कर देते हैं और माइनस रहता है तो उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस में तो ये माइनस में हो गया और ये भी प्लस में तो क्या हो गया माइनस में, और प्लस 3 को उतार दिए, हमारा हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, तो कॉमन वह होता है जो सब जगह होता है और सबसे छोटा होता है। यहाँ देखिए हमारा छोटा, देखिए यहाँ पर x है, x के पावर 2 है, यहाँ पर x है, x के पावर 1 है, यानी कि जिसके ऊपर जितना कम उसमें उतना छोटा। तो x हमारा छोटा है तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या किया जाता है, कॉमन लेने के बाद भाग दिया जाता है। तो x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x आ जाएगा और माइनस x से x कट जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लोज हो गया ब्रैकेट। और एक बात और, जहाँ कोई कॉमन नहीं मिलता है वहाँ एक कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, एक।
अब यहाँ पर देखिए -1 कॉमन मिलेगा, तो -1 से भाग देंगे तो देखिए गुणा हो या भाग हो, हम आपको बता दिए तरीका क्या होता है, चिन्ह का गुणा चिन्ह में, या फिर चिन्ह का भाग चिन्ह में, अंक का गुणा अंक में, या फिर अंक का भाग अंक में, अक्षर का गुणा अक्षर में, या फिर अक्षर का भाग अक्षर में किया जाता है स्टूडेंट्स। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए चिन्ह का भाग चिन्ह में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और किसी भी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस में भाग होगा तो माइनस, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो बच रहा है x बच रहा है और -1 बच रहा है, इसको एक ब्रैकेट में करके बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब हम दोनों लोग के बराबर 0 कर देंगे, एक बार x - 3 के बराबर 0 कर देंगे और एक बार x - 1 के बराबर 0 कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, -3 है बराबर के दाहिने तरफ जाएगा +3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 1। और यही हमारे जो दोनों हैं ये द्विघात समीकरण के मूल हैं, यानी कि द्विघात समीकरण के कितने मूल, अतः मूल बराबर हमारा हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा हो गया इस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन वो कैसा है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आता रहता है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते रहते हैं। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो यूपी बोर्ड में 2007 में आया था। ठीक है, यूपी बोर्ड में कहाँ आया था 2007 में, यानी कि यह क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको समझना चाहिए। देखिए ये द्विघात समीकरण लग ही नहीं रहा है, कहेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो घबराना नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हम लोग क्या करेंगे इसको द्विघात समीकरण के रूप का बनाएंगे। किस रूप का बनाएंगे, द्विघात समीकरण के रूप का इसको बनाएंगे स्टूडेंट। तो इसको पहले लिखते हैं x + 1/x बराबर 10/3। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब एक से भाग देंगे x में, एक से हम लोग भाग देंगे x में तो x बार में जाएगा और इसका गुणा कर देंगे x में तो हो जाएगा x² प्लस x से x कट जाएगा 1 बच जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 10/3। हो गया नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्रॉस गुणा कर देंगे, तिर्यक को गुणा कर देंगे, क्या, तिर्यक को गुणा लिखेंगे, तिर्यक को गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करके लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा का मतलब होता है इंग्लिश में उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि इसका अंश इसके हर से गुणा कर देगा और इसका अंश इसके हर से गुणा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तिर्यक गुणा कर रहे हैं, हमारा हो जाएगा 3x² + 1, इसका इसमें गुणा कर दिए और बराबर इसका हो जाएगा तो 10 × x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए 3x² हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा बराबर 10 का x में गुणा करेंगे, 10 का x में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 3x² + 3 - 10x बराबर 0। ठीक है, लेकिन अभी भी यह ax² + bx + c के रूप का नहीं हुआ है, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं हुआ है, थोड़ा पद इधर उधर हो गए, तो उन सभी को हम लोग क्या करेंगे ax² + bx + c के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हम कर दे रहे हैं, ये लिख देंगे हम लोग 3x² 10 को पहले कर दे रहे हैं, 3 को इधर कर रहे हैं तो हो जाएगा -10x और +3 बराबर 0। देखिए ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब आपको लग रहा है ना कि हाँ भाई द्विघात समीकरण है, यहाँ पे नहीं लग रहा था लेकिन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे,
ए और सी का गुणा करेंगे। ए और सी का मतलब आदि और अंत वाले पद का गुणा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको लगता है अब इसकी जरूरत नहीं, अब हमें इसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 का और 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पे सी है, तो 3 गुणे 3, यह ए है और ये हमारा सी है, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद से हम लोग लास्ट वाले पद के चिन्ह को देखते हैं, तो अंतिम पद वाले जो चिन्ह है उसका जो चिन्ह है वो क्या है, धन है। धन मतलब अब हम लोग को इन अंकों का प्रयोग करके जोड़कर 10 के बराबर लाना है। किसके बराबर लाना है, 10 के। क्या करके, जोड़कर। जोड़कर क्यों, क्योंकि अंतिम का पद का जो चिन्ह है वो धन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 3 का 9 और 9 में जब हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि जहाँ 10 है वहाँ पर हम 9 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस इस 10 के जगह पर हम लोग लिख देंगे 9 प्लस 1 और कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए 10 के साथ गुणे के रूप में x है, तो यहाँ भी गुणे के रूप में x लिख देंगे और प्लस 3 करके बराबर 0 कर देंगे। बस यहाँ तक हमारा काम जो जितना मुश्किल था यहाँ तक था आसान हो गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जब गुणे के रूप में है तो हम लोग गुणा करेंगे, तो इस x का इस 9 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9x, ब्रैकेट अभी मत तोड़िएगा, ब्रैकेट अभी एक स्टेप और लेकर चलिए, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x और प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, और ब्रैकेट कैसे तोड़ेंगे कि जब ब्रैकेट्स के पहले माइनस का चिन्ह होगा तो ब्रैकेट तोड़ते वक्त अंदर के सभी चिन्ह को बदल देंगे, और यदि ब्रैकेट्स के पहले प्लस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो जैसा रहेगा वैसे उतार देंगे। ठीक है, लेकिन जब माइनस रहेगा तो सभी चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x² माइनस है, अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो गया तो माइनस 9x हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए कॉमन लेंगे, कॉमन फिर वही रूप में कॉमन वो होता है जो सबसे छोटा होता है और सब जगह होता है। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है 3 है और x है, कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद भाग किया जाता है, वैसे ही चिन्ह का भाग चिन्ह में, अंक का भाग अंक में और अक्षर का भाग अक्षर में। ठीक है, दोनों प्लस प्लस में है, प्लस में भाग दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक x से एक कट जाएगा तो x बचेगा, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस में भाग दिया जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा, और 3 3 का 9 और x से x कट जाएगा। और जहाँ कोई कॉमन नहीं मिलता वहाँ पे 1 कॉमन लिया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1 कॉमन लेंगे लेकिन चिन्ह सही, तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस में भाग दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का भाग x में करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस है प्लस है, प्लस माइनस में भाग दिया जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर करके 0 कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा ये जो दोनों ब्रैकेट्स बन रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स का मान क्या होना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। यह बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो समझिए आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप उसको फिर से चेक कर सकते हैं। देखिए दोनों ब्रैकेट्स का मान एक जैसा आना चाहिए, ये दोनों कॉमन मिल रहा है, एक कोष्टक में इसको लिख देंगे। अब क्या बच रहा है, जो हमारा बचेगा उसको अगले कोष्टक में रखकर लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x - 3 बराबर 0 और एक हो जाएगा 3x - 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3, -3 था, दाहिने साइड बेड़े प्लस हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 3x - 1 बराबर 0 है ही, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा जो द्विघात समीकरण के दो मूल मिल गए, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल बराबर, एक हमारा मिल जाएगा 3 और एक मिल जाएगा 1/3। ठीक है, यही हमारे द्विघात समीकरण के मूल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप
कि आज आप इस वीडियो में आप लोग सबसे अलग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने के तरीका को आप लोगों ने सीखा होगा। सबसे अलग तरीका सीखे हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभी तक जितने भी बताए गए होंगे आपको इतना बेसिक से नहीं बताया गया होगा स्टूडेंट्स। तो यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इससे भी बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। और एक और बात अभी से आप लोग जान लीजिए कि इसी के बाद जो द्विघात समीकरण का वीडियो बनने वाला है, यानी कि जो कंटेंट आएगा वो तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उस वाले वीडियो में पिछले वर्ष के पूछे गए, सभी वर्षों में पूछे गए सभी द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यानी कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा और अच्छे अच्छे तरीकों के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग चैनल पे प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।